नमस्कार, मैं डॉक्टर सुचित्रा शर्मा, शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर, स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग में समाजशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। वीडियो श्रृंखला का यह दूसरा भाग है। इसके पहले के भाग में मैंने गैर सरकारी संगठनों के अर्थ और परिभाषाओं पे चर्चा की थी और उस चर्चा में हमने देखा था कि गैर सरकारी संगठन अपनी कार्यप्रणाली के द्वारा अपनी उद्देश्यों के आधार पर जन कल्याण की भावना को ध्यान में रख करते हुए जो कार्य करते हैं, उसकी वजह से उनकी भूमिका और उनका महत्व जो है वो विकास में बढ़ता चला जा रहा है। आज शासकीय संगठन कई जगह अपनी कई सीमाओं के चलते उतनी सक्षमता के साथ कार्य नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में एनजीओ वहां पर प्रभावशाली हो जाते हैं। सरकार और जनता के बीच ये तीसरी कड़ी का काम करते हैं, मध्यस्थता का काम करते हैं, तीसरे सेक्टर के रूप में जाने जाते हैं। तो आज हम देखेंगे इस लेक्चर में कि गैर सरकारी संगठनों की कार्यप्रणाली कैसी होती है, इनकी संरचना कैसी है और उनकी भूमिका किस प्रकार से आंकी जा रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गैर सरकारी संगठनों की कार्यप्रणाली कैसी होती है। इनका एक विधिवत संरचना होती है, एक लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक सबसे पहले सामान्य निकाय होता है, आम सभा होती है, जिसका प्रमुख जो है वो सभापति कहलाता है और उस सभापति के अंडर में कार्यकारी समितियां होती हैं। उस कार्यकारी समिति का जो प्रमुख होता है वो निदेशक या सचिव कहलाता है। ये सचिव विभिन्न भागों में जो कार्य संपादन किया जाता है उन कार्यों की देखरेख करता है। ये विभाग हैं प्रशासनिक शाखा, लेखा शाखा, कार्यक्रम शाखा, प्रकाशन, प्रचार और जनसंपर्क शाखा। ये चारों शाखाएं अपना अपना कार्य अपने अपने क्षेत्रों में जाकर संपादित करती हैं और इन्हें कोऑर्डिनेट करता है समन्वयक। और यह सभी विभागों में तालमेल बिठाते हुए सभी की कार्यप्रणाली का आकलन करते हुए फिर उस कार्यक्रम को, उस रूपरेखा को, उस संपादन को ऊपर के क्षेत्रों में भेजता है। उसके जो ऊपर एक अधिकारी हैं उन तक वो अपनी इस पूरी कार्यप्रणाली या उनका जो तथ्यों का संकलन होता है या जो कार्य संपादित किए जाते हैं उनका पूरा विवरण वो ऊपर के अपने अधिकारियों तक प्रेषित करता है। तो इस तरीके से ये इनकी एक कार्यप्रणाली होती है, एक संरचना होती है जिसके तहत गैर सरकारी संगठन काम करते हैं। वह गैर सरकारी संगठन कहीं भी हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में हो, चाहे शहरी क्षेत्रों में या नगरीय क्षेत्रों में हो या फिर महानगरों में काम कर रहे हो, लेकिन इसी तरीके से निश्चित कार्य प्रणाली के तहत ये अपने कार्यों का संपादन करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो बहुत महत्वपूर्ण है कि गैर सरकारी संगठन जो है वो क्या क्या भूमिका विकास में निभा रहे हैं। देखिए, विकास की बात किसी एक क्षेत्र विशेष तक नहीं सीमित है। विकास सबका होना है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो समूह हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे गांव हो, चाहे आदिवासी क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, वहां पर हम विकास की बात करते हैं। विकास का मतलब क्या? परिवर्तनों का एक सतत क्रम, लगातार अनवरत होता रहे, हम आगे बढ़ते रहें, हम निरंतर उन्नति करते रहें और अपने आप को, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता को विकास के साथ जोड़ते रहें, तो यही तो विकास है। और इसमें यदि कोई लोग हमारी मदद कर रहे हैं तो यह जान जाइए कि हमारी क्षमता बहुत अच्छे से प्रस्फुटित होकर के विकास के आयामों को छूती है। तो एनजीओ जो है अपनी कार्यप्रणाली के द्वारा इस तरह का काम करते हैं कि वे जितने भी लोग हैं गांव के क्षेत्र में, देखिए तो आप देखिए ऐसे बहुत सारे एनजीओ हैं जो गांव के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य और विकास का मुख्य मुद्दा तो 3 होता है, ये आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे। शिक्षा है, स्वास्थ्य और रोजगार। इन तीनों बिंदुओं को लेकर या एक बिंदु को लेकर के भी एनजीओ काम कर रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में एनजीओ काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एनजीओ काम कर रहे हैं, फिर वो स्वास्थ्य किसी का भी हो, क्योंकि हम ये देखते हैं कि भारत गांव का देश है। हमारी अभी भी 3/4 जनसंख्या जो गांव में रहती है, तो निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याओं से हमारा ग्रामीण जनमानस जूझ रहा है। विकास के मापदंड वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि जो त्रिस्तरीय मॉडल था वो मॉडल उनके विकास के लिए बनाया तो गया था, लेकिन उसमें विकास योजनाएं बनाने वाले वो बनाते थे वो लोग ऊपर के लोग थे, उच्च वर्ग से संबंधित थे। तो विकास ऊपर से नीचे की ओर होता था, यानी जितनी भी योजनाएं बनती थी वो बाद में आती थी गांव के लोगों के पास या जिनका विकास होना है। तो इसलिए त्रिस्तरीय मॉडल जो है विकास का यह असफल हो गया।
तब फिर वहां पर आवश्यकता महसूस हुई कि गांधी जी ने जिस बुनियादी योजना की बात करी थी कि हमको विकास करना है तो नीचे से विकास करना होगा। विकास में उन लोगों को जोड़ना पड़ेगा जिनका विकास हमें करना है। त्रिस्तरीय मॉडल में जितने भी विकास योजनाएं बनी उसमें इनकी भागीदारी कहीं नहीं थी। इसलिए जब विकास का संप्रत्यय, संभागी संप्रत्यय उभर कर सामने आया तब यह आवश्यकता महसूस की गई और इन लोगों को जिनका विकास किया जाना था उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एनजीओ की आवश्यकता महसूस की गई। और इस तरीके से ये एनजीओ जो है वो इन नीचे के लोगों तक जुड़ करके उनकी आवश्यकताओं को समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उनको सरकार तक पहुंचाते हैं और तब जाकर वहां पर योजनाएं जो हैं वो क्रियान्वित की जाती हैं। तो गैर सरकारी संगठनों का विकास में बहुत बड़ी भूमिका है। तो अब हम एक एक करके इन महत्व के बिंदुओं को मैं आपको रखते जाती हूँ, आप सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो अगली कक्षाओं में हम इसका समाधान भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे कि इस विषय पर मैं और बातचीत करूं तो आप मेरे इस नीचे दिए गए इस पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मेल पर मुझसे बातचीत कर सकते हैं और तब हम इस विषय को और भी ज्यादा इस पर बातचीत कर सकते हैं कि और क्या दिक्कत है। क्योंकि एनजीओ या गैर सरकारी संगठन पर कोई 30-40 मिनट में उस पूरी बात को रखा नहीं जा सकता। एक बहुत विशद ही शब्द है, अवधारणा है और ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर बातचीत करने के लिए हमें एक अच्छा समय चाहिए और तब हम जाके उसके पूरे क्योंकि अभी तो हम केवल ये देख रहे हैं कि एनजीओ क्या है और क्या काम कर रहा है, क्या रोल है। पर बात यह है कि एनजीओ में जो काम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल एक बात ये बहुत ध्यान से सुनने में आ रही है या बहुत बात लोग आरोप लगाते हैं, अरे एनजीओ का क्या है, वो काम थोड़ी करते हैं, पैसा ले लेते हैं उसके बाद बैठ जाते हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि मैंने अपने कई क्षेत्रों अध्ययनों के दौरान की भी थी कि कुछ एनजीओ को मैं ढूंढने गई, उनका रजिस्ट्रेशन, उनका नंबर सब पता करके तो वहां ताला लगा था, केवल नाम लिखा था। तो ये इस बात का प्रतीक है और ऐसा नहीं कि एनजीओ डिफॉल्टर नहीं होते, क्योंकि एनजीओ में भी कार्य करने वाले लोग तो व्यक्ति ही होते हैं ना, तो कहीं न कहीं पर उनकी अपनी कुछ विविधताएं होती हैं, हो सकता है उनकी भी कोई समस्याएं हो। तो इस विषय पे हम फिर कभी चर्चा करेंगे कि एनजीओ की क्या समस्याएं हो सकती हैं जिसके कारण वो कहीं न कहीं पर आरोपित हो रहे हैं या आरोपित होते जा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि एनजीओ का महत्व क्या है। सबसे पहला है कि एनजीओ की जो कार्य प्रणाली है, जो भी अभी आपको मैंने एक स्ट्रक्चर बताया कि उसको आप देखिए तो ये अपनी कार्य प्रणाली से सहभागी लोकतंत्र को सक्षम बनाता है। मैंने आपसे कहा ही था कि 7वीं विकास पंचवर्षीय योजना में इनके अस्तित्व को स्वीकार किया गया और ये माना गया कि अगर विकास करना है तो सहभागिता से ही संभव है। ये सहभागिता किसकी? ये सहभागिता उन लोगों की जिनके लिए विकास हो रहा है। तो सहभागी संप्रत्यय के ऊपर बहुत सक्षमता के साथ, दक्षता के साथ यदि कोई काम कर रहे हैं तो ये एनजीओ ही काम कर रहे हैं। इनका दूसरा महत्व है जो बहुत बड़ा है, ये एक चैन का काम करते हैं, जनता और सरकार के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं। क्यों कड़ी का? कड़ी का मतलब चैन, चैन का मतलब दो चीज को जोड़ना। तो सरकार ने बनाया कि इनका विकास किया जाना है। अब इनका विकास लोगों तक कैसे पहुंचे? तो बीच में जो मीडिएटर या पुल के रूप में या ब्रिज के रूप में या चैन के रूप में जो आते हैं वो ये एनजीओ के लोग ही होते हैं या ये गैर सरकारी संगठन ही होते हैं। तो ये मध्यस्थता का काम करते हैं, कड़ी का काम करते हैं सरकार और जनता के बीच में, इसलिए बहुत मायने रखते हैं। परामर्श और सहयोग देते हैं, ये जागरूकता फैलाने में सहायक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि एनजीओ जो है वो कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, उत्प्रेरक का काम। उत्प्रेरक का मतलब ही क्या होता है? मतलब इस तरह की सिचुएशन पैदा करना कि लोगों के अंदर जागरूकता आए, अवेयरनेस आए, उनको परामर्श दिया जाए, उनको समय समय पर उनको सलाह दी जाए कि क्या उनके लिए अच्छा है, क्या उनके लिए खराब है, कौन सी योजना उनके लिए लाभदायी है या कौन सी योजना में उन्हें कितना फायदा दिया जाना चाहिए। इन सब बातों के बारे में जानकारी और जागरूकता फैलाने का काम एनजीओ के लोग ही करते हैं। सामाजिक एकजुटता, सेवा, प्रशिक्षण, अनुसंधान, मूल्यांकन, ये सब काम जो है वो एनजीओ के सदस्य करते हैं। अध्ययन और अनुसंधान, कई बार सरकार ऐसे एनजीओ को भी अपने अधीन काम करने के लिए बुलाती है कि जो बड़े पैमाने पर अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं उसमें सहभागिता इन एनजीओ के सदस्यों के द्वारा की जाए ताकि अनुसंधान का कार्य पूरा हो सके। तो इनकी भागीदारी वहां भी महत्वपूर्ण हो जाती है। भोजन,
आपको मैं बता दें कि कुछ हमारी जो विधेयक पारित हुए, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, इतने महत्वपूर्ण विधेयक इन एनजीओ की सहभागिता से और उनके हस्तक्षेप से ही पारित हो पाए। ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो इस बात का प्रतीक है कि आज की परिस्थितियों में विकास योजनाओं को सफल बनाने में या विकास को सफलता के आयाम तक ले जाने में अगर सही रूप से एनजीओ सहभागी होते हैं तो निश्चित रूप से प्रगति के हम चरम सोपान तक जा सकते हैं। व्यक्ति, समुदाय, समूह की जितनी अच्छी जानकारी एनजीओ के पास होती है उतना किसी के पास नहीं। ऐसा इसलिए कि एनजीओ के जितने भी सदस्य, क्योंकि आपको मैंने जब कार्य प्रणाली बताई तो जिसके जो सचिव के अंतर्गत जितनी भी इनकी शाखाएं होती हैं, इसके सदस्य उन क्षेत्रों में जाते हैं, उन लोगों के पास जाते हैं जिनका की विकास किया जाना है। तो स्थानीय समस्याओं के बारे में इनकी जानकारी होती है कि व्यक्ति, समुदाय की आवश्यकता क्या है, समूह की आवश्यकता क्या है, और उनकी आवश्यकता जान के ही तो उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। भाई मुझे यदि गाना आता है या गाना नहीं आता है और फिर मैं चाहूंगी कि मैं अपना योगदान दूं, तो कैसे पॉसिबल है। तो ऐसी स्थिति में उनकी आवश्यकताओं को समझना और भागीदारी में उनके स्थान को सुनिश्चित करने का कार्य ये एनजीओ के द्वारा ही होता है। और चूंकि इनको काम करने में उनका कार्य प्रणाली बिल्कुल सुनिश्चित होती है, इसलिए ये परिणाम की ओर भी जल्दी पहुंचते हैं और परिणाम मिल ही जाता है। चूंकि तीसरा सेक्टर है ये जो जन भागीदारी को बहुत ज्यादा प्रश्रय देता है, इसलिए इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। शक्ति के विकेंद्रीकरण करने, क्यों, जितना भी हमारे विकास के लिए जितनी भी शक्तियां हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन करके उनका सही मायनों में सदुपयोग करने के लिए हम एनजीओ की भागीदारी को वहां पर प्रयोग में लाते हैं। सामाजिक समस्याओं की कई बार इस तरह की सामाजिक समस्याएं होती, मैंने आपसे बताया कि ये उस क्षेत्रों में चले जाते हैं जहां पर कोई नहीं जा पाता है, तो वहां पर उन लोगों की क्या प्रॉब्लम्स, उस प्रॉब्लम्स को लेकर के आना और उसके बाद उसको सही व्यक्ति तक पहुंचाना और उसके बाद उसका समाधान प्रस्तुत करना, इस सब काम करने का कार्य एनजीओ के द्वारा ही किया जाता है। और जो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो मैं हमेशा आपसे बार बार बता रही, इसके पहले की चर्चाओं में भी मैंने आपसे बताया कि स्थानीय आवश्यकताओं के बारे में एनजीओ को जानकारी बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि ये लोग वही रहते हैं जहां की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है। ऐसा नहीं है कि एनजीओ के सदस्य शहर में रहते हैं और फिर वो रोज आके या कभी कभी जाकर के काम करते हो। जितने भी उनके सदस्य कार्यकारी होते हैं वे उसी क्षेत्र में निवास करते हैं, उन्हीं लोगों के बीच में निवास करते हैं जिनका की विकास किया जाना है। तब जाकर के हम देखते हैं कि वहां पर जो भागीदारी होती है स्थानीय सदस्यों की और ये एनजीओ की और सरकार, ये जो पूरा ट्रायंगल बनता है वो बहुत सही और विकसित दिशा में आगे बढ़ता है और इसमें हम एनजीओ के रोल को बहुत महत्वपूर्ण समझ सकते हैं। तो इन सब बातों के आधार पर गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है और उसे विकास में बहुत महत्वपूर्ण एजेंट के रूप में स्वीकार किया जाता है। मैं आपको ये बता दूं कि कुछ हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो ये बता रहे हैं कि हमारे भारत देश में एनजीओ बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मैं कुछ एनजीओ का नाम आपको बताना चाहती हूँ और यहाँ पर उसको आप नोट भी कर लीजिए कि ये भारत के 10 ऐसे प्रमुख एनजीओ हैं जो बहुत तत्परता के साथ, पूरी सजगता के साथ और पूर्ण योजनाओं के माध्यम से जो है योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं। और इनके नाम है स्माइल फाउंडेशन, आपने नाम सुना होगा, है ना, ये काम करता है। नन्ही के लिए, जैसा नाम से स्पष्ट है, लड़कियों के लिए है। गिव इंडिया फाउंडेशन, गूंज फाउंडेशन, हेल्पेज इंडिया, इसका नाम शायद आपने बहुत सुना होगा। क्राई, चाइल्ड राइट्स के लिए बात करता है। केयर इंडिया, ये भी बहुत काम कर रहा है पूरे क्षेत्रों में जाके। किस फाउंडेशन, सम्मान फाउंडेशन और प्रथम फाउंडेशन, ये कुछ ऐसे एनजीओ हैं जिनकी अपनी कार्य प्रणाली है, जिनका अपना एक ढांचा है, संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक, और ये पूरी सजगता तत्परता के साथ भारत के सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र या इंटीरियर्स में भी जाकर के ये एनजीओ पूरी सजगता के साथ काम कर रहे हैं। इसलिए विकास में इन एनजीओ की प्रतिभागिता बहुत ही ज्यादा
अंकित की जा रही है और मान्य की जा रही है। कुछ ऐसे उदाहरण अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये नहीं होते अगर एनजीओ ने कभी ऐसा काम ना किया होता। आप सब ने सुना है काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो बनारस में है। आपको पता है इसकी स्थापना किसी थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ये इनका एनजीओ ही प्रयास था जिसके माध्यम से उन्होंने इतने बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो ये इनका स्वैच्छिक प्रयास था, किसी की मदद नहीं ली थी इन्होंने। अपने स्वयं की इच्छा, स्वयं की जागरूकता, स्वयं की सक्रियता, स्वयं की योजना के माध्यम से इन्होंने लोगों के सहयोग से हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन आपने बहुत नाम सुना, कहा नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सोच, अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपनी क्षमता के माध्यम से इन आश्रमों की व्यवस्था की, स्थापना की और रामकृष्ण मिशन के नाम से ये आज बहुत जगह है और इतनी अच्छे से काम कर रहा है। जैसे आपने अभी नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन का नाम सुना होगा, रायपुर में है रामकृष्ण, रांची में कृषि विज्ञान केंद्र है, ऐसे सभी जगह, कलकत्ता में है, बेलूर में है, ऐसे सभी जगह जो है रामकृष्ण मिशन है, कन्याकुमारी में है। तो ये लोग जो है अपने स्वैच्छिक प्रयासों से ही एक अंजाम तक पहुंच रहे हैं और आज एनजीओ के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मिशनरीज ऑफ चैरिटीज, मदर टेरेसा यहाँ के लोगों की पीड़ा वेदना से इतनी प्रभावित हुई, इतनी ज्यादा वो उनके अंदर जो है ममत्व और दया और रहम पैदा हुआ कि उन्होंने इस मिशन ऑफ चैरिटी की स्थापना की। और आज ये ऐसे कई लोगों के लिए कितनी सजगता से काम कर रहा है जिनके पास कहीं कुछ नहीं है, जिनके पास सुविधा नहीं है, जिनके पास साधन नहीं है, जो गरीब है, जो लाचार है, जो विकलांग है, जिन्हें कहीं कोई से मदद नहीं कर रही है, तो वहां पर मिशनरीज ऑफ चैरिटीज उनकी मदद कर रही है और बहुत सशक्त एनजीओ के रूप में ये सार्थक है। महाराष्ट्र का सर्च मैक आर्थर पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया था। आपको मैं कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाऊंगी कि ये सर्च भी जो है इतने अच्छे से काम कर रहा है कि तभी तो इसे पुरस्कृत किया गया और इसके कार्यों की सराहना की गई। हैदराबाद का नंदी फाउंडेशन जिसको एल्कन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आखिर कोई न कोई तो बात है कि ये एनजीओ अपनी सार्थकता को इन्होंने सिद्ध किया अपनी कार्य प्रणाली से। इसलिए आज भले ही कितने भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हो एनजीओ की कार्य प्रणाली पर बावजूद उसके विकास में इनकी भागीदारी को कहीं भी कम नहीं आंका जा सकता। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा सार्थक भूमिका निभा रहे हैं। धन्यवाद।